तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि गोंकी और जिंजी के दोस्त जब उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं तो उन सभी को लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इसीलिए वो सारे दोस्त साथ में बैठते हैं और बात करने लग जाते हैं। उसके बाद जिंजी की दोस्त उन सभी से कहती है कि मुझे तो पक्का पता है कि गोंकी जिंजी को डेट कर रहा है, क्योंकि गोंकी को तो टाइकांडो से अलावा कभी किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। अचानक से उससे इन सब चीजों पे क्या इंटरेस्ट आने लग गया। वो पक्का ये सब सिर्फ जिंजी के साथ रहने के लिए कर रहा है। बट आप सभी को तो पता ही है कि बेचारे गोंकी के पास पैसे नहीं थे और वो ये सब तो बस पैसे कमाने के लिए कर रहा था। फिर उसके बाद उनमें से ही एक लड़की बोलती है कि बट मैंने तो ऐसा सुना था कि जिंजी और गोंकी की लड़ाई हो रखी है, इसलिए वो दोनों ठीक से बात नहीं करते, तो वो डेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वो गोंकी के दोस्त होसंग से पूछती है कि तुम हमें बताओ क्या वो दोनों लवर्स है या एनिमीज है। तुम तो गोंकी के बारे में जानते होंगे ना, क्योंकि तुम उसके परम मित्र जो हो। फिर उसके बाद होसंग थोड़ी देर के लिए सोचता है और उनसे बोलता है कि ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद ही आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो दोस्त है या दुश्मन है। थोड़ी देर में गोंकी और जिंजी उसे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं और उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। जिंजी के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। बट जब वो गोंकी के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो वो उनसे बोलते हैं कि तुम्हें तो स्पोर्ट्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो आई थिंक हमें जिंजी को ही अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए रखना चाहिए। ये सब सुनकर गोंकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ जिंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जितनी खुश वो होती है उतनी ही खुश उसकी दोस्तें भी होती है उसके लिए। इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर करने के लिए। उसके बाद उसके सारी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में उसके साथ जाती है और वहाँ वो काफी सारा अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। उसके बाद जिंजी के एक दोस्त उसे गोंकी के नाम से चिढ़ाने लग जाती है, तो जिंजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। थोड़ी ही देर में जिंजी को ये भी पता चलता है कि कल उनके नए टीचर आ रहे हैं। तो जिंजी कहती है कि कोई भी टीचर क्यों ना हो, लेकिन वो मोयंग की बराबरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। आखिरकार वो इतने अच्छे जो थे। थोड़ी देर में हमें दिखाए जाते हैं जिंजी और क्लास के न्यू टीचर, जो कि काफी फनी और वियर्ड लगते हैं। वो रास्ते में पैदल चलते चलते काफी थक जाते हैं, इसीलिए वो अपनी जेब से सिगरेट निकालते हैं। बट तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास तो लाइटर है ही नहीं। बट जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक लड़का दिखता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि होता है यंगजो, इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड। उसके बाद वो उन्हें लाइटर देता है तो वो बड़े ही खुश हो जाते हैं और साइड में बैठकर स्मोकिंग करने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब भी मैं थक जाता हूँ ना तो उसके बाद मैं सिगरेट पीता हूँ और ऐसा कर मुझे बहुत ही रिलीफ फील होता है। तो यंगजो उनकी बात सुनकर उन्हें घूर घूर कर देखने लग जाता है। यंगजो का ये बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगता है और उनको ऐसा लगता है कि यंगजो एक गुंडा है, इसीलिए वो वहाँ पर से भाग जाते हैं। लेकिन यंगजो उनका पीछा करने लग जाता है। जब वो देखते हैं कि यंगजो उसका पीछा कर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर और भी तेज भागने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो थक जाता है तो वो रुक जाता है और यंगजो से कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो यंगजो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास मेरा लाइटर है, तुमने अब तक मुझे मेरा लाइटर नहीं दिया है। जब वो यंगजो से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो लड़का जिंजी के न्यू टीचर को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त होता है। और उसके बाद वो जिंजी के टीचर से कहता है कि क्या बात, आज तुम इतने जल्दी स्कूल आ गए और तुम ये अपने साथ किसको लेकर आ रखे हो। तो वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये तो पता नहीं कौन है। तो यंगजो कहता है कि मैं इस स्कूल में नया स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा तुम तो वही लड़के हो ना जिसका आज स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। तो यंगजो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो उसके बाद वो यंगजो से बोलता है कि तुम्हारी ड्रेस कहाँ गई और तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी। एक्चुअली में तेज बाइक चलाने के कारण यंगजो के हाथ पर चोट लग गई थी, लेकिन वो उनसे झूठ कहता है कि वो कुछ काम कर रहा था जिसकी वजह से उनके हाथ पर चोट लग गई। तो वो यंगजो से कहते हैं कि एक बार क्लास में जाने से पहले तो अपना हाथ नर्स को दिखा दो। तो यंगजो कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो वहाँ पर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गोंकी अपने डेस्क पर सोया रहता है, तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है इनबी ने जो कोरियोग्राफी बनाई थी ना, उस वीडियो पे 100 के व्यूज आ गए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे सरप्राइज दूँ। एक्चुअली में इनबी गोंकी के फ्रेंड की क्रश थी, इसीलिए वो चाहता था कि वो इनबी को सरप्राइज दे ताकि वो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाए। उसके बाद गोंकी का दोस्त गोंकी को फायर क्रैकर पकड़ाता है और उससे कहता है कि जैसे ही इनबी गेट से एंटर होगी तभी उससे ये फोड़ना है। तो गोंकी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करूँ। तो होसंग कहता है कि तुम मेरे लिए ये सब इसलिए करोगे क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। उसकी ये सब बातें सुनकर ना चाहते हुए भी उसे होसंग की हेल्प करनी पड़ती है। थोड़ी देर में उनका एक और दोस्त उसे बताता है कि इनबी आ चुकी है। जैसे ही वो सभी ये सब सुनते हैं तो वो सभी तैयार हो जाते हैं और थोड़ी देर में जब ना चाहते हुए भी गोंकी वो पटाखा फोड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर इनबी नहीं बल्कि कोई और ही लड़का खड़ा रखा है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि होता है यंगजो। सभी क्लास ये सब देखकर शॉक हो जाती है। थोड़ी देर पर जब वहाँ पर इनबी आती है तो वो बोलती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो।
ओ न्यू स्टूडेंट का स्वागत करो करो। और उसके बाद इन भी अपनी सीट में आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर टीचर भी आ जाती है। सभी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। बट गोंकी अभी भी यंगजो को ही देख रहा था क्योंकि वो यंगजो को ऑलरेडी जानता था। बट उसको नहीं पता था कि यंगजो इतने अचानक से इसके स्कूल में आ जाएगा। थोड़ी ही देर में उनकी मैम यंगजो को क्लास में आगे बुलाती है और सभी बच्चों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो गोंकी यंगजो से बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन यंगजो उसके बिना बात सुने वहाँ पर से बाहर चला जाता है। गोंकी भी यंगजो के पीछे बाहर चला जाता है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है तो यंगजो बहुत ही गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता है और गुस्से में उससे कहता है कि मुझसे बात मत करो, तुमसे बात कर कर मुझे मरना नहीं है। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। जिंजी ये सब देख रही होती है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है और उसके दिल में काफी सारे सवाल खड़े हो रहे होते हैं। जिधर जिंजी उनके सामने ही उन दोनों को देख रही होती है, उधर ही उसके दोस्त चुप चुप कर यंगजो को देख रहे होते हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़का उन सभी को बताता है कि यंगजो एक बहुत ही बड़ा गुंडा है और ये ही नहीं, वो एक बहुत ही खतरनाक गैंग का एक मेंबर भी है। ये सब बातें सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में जिंजी की दोस्त बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये नया बच्चा इतना ज्यादा खतरनाक है। तो उसके बाद वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। जिंजी उन सब की ये सब बातें सुनकर इतनी ज्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट के कारण उसके हाथ में जो ग्लू होता है वो नीचे गिर जाता है। जब जिंजी डेस्क पर गिरे हुए ग्लू को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर यंगजो भी आ जाता है। जब जिंजी यंगजो को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ग्लू जिसकी सीट पर गिरा था वो सीट किसी और की नहीं थी बल्कि यंगजो की थी। यंगजो सीधे क्लास में एंटर होने के बाद अपनी सीट पर बैठ जाता है। जिंजी जैसे ही ये देखती है तो उसे लगता है कि अब तो वो काम से गई, अब तो भगवान भी उसे इस धरती पर आकर नहीं बचा सकते हैं। ये सब देखने के बाद जिंजी यंगजो को देखकर काफी अजीब अजीब टाइप के मुंह बनाने लग जाते हैं और यंगजो को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि जिंजी इस तरीके के उसको देखकर क्यों मुंह बना रही है। तो उसके बाद यंगजो जिंजी से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो जिंजी कहती है कि नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और ऐसा कहकर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों से कहती है कि अब मैं क्या करूं। उसके दोस्त खुद ही यंगजो से इतने ज्यादा डरे हुए थे, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो जिंजी के दोस्तों से बोलती है कि जो होना था वो तो हो गया, फिलहाल तुम चुपचाप से बैठ जाओ ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये सब जो हुआ है वो तुम्हारे हाथों से हुआ है। जिंजी को अपनी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ उनके न्यू टीचर खड़े होकर ग्राउंड को देख रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से चेरिन आ जाती है और चेरिन उनसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। तब तक वहाँ पर उनके डायरेक्टर सर आ जाते हैं और वो मिस्टर ली यानी उनके न्यू टीचर को मिलने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब वो उनसे मिलने के लिए जाता है तो मिस्टर ली का दोस्त उनके डायरेक्टर सर को बताता है कि मिस्टर ली एक बहुत ही अच्छे टीचर है। इनफैक्ट इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेडल भी जीते हैं और इनको काफी टाइम से एक्सपीरियंस भी है बच्चों को पढ़ाने का, इसलिए ये इस पोजीशन के लिए बिल्कुल फिट है। अपनी इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद मिस्टर ली को खुद ही भरोसा नहीं होता है कि वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टर मिस्टर ली से बोलते हैं कि आई होप जैसा ये कह रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही हो। दूसरी तरफ थोड़ी देर में क्लास खत्म होने के बाद जब उनकी मैम जा रही होती है तभी वो यंगजो को बताती है कि डायरेक्टर सर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। उसके बाद जैसे ही यंगजो उठने की कोशिश करता है तो वो उठ ही नहीं पाता है। वो काफी बार ऐसे ही करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाता है क्योंकि जिस चेयर पर वो बैठा था उस चेयर पर सुपर ग्लू जो चिपका था और इतनी आसानी से वो उसका पीछा थोड़ी छोड़ता। पूरी क्लास जब देखती है कि यंगजो को पता चल चुका है कि वो कुर्सी पर चिपक गया है तो वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन सभी को ऐसा लगता है कि आज तो वो सभी काम से गए। और उनमें से भी जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था वो थी जिंजी। जिंजी का तो ये सब हालत देखकर मन करा था कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर दे ताकि कोई उसे देख ही न पाए। इधर जितनी परेशान जिंजी हो रही थी उतने ही परेशान उसके लिए उसके दोस्त भी हो रहे थे क्योंकि जब यंगजो को पता चलेगा जिस ग्लू पर वो बैठ रखा है वो ग्लू किसी और के नहीं बल्कि जिंजी के हाथ से गिरा है तो वो तो जिंजी को जान से मार देगा। आखिरकार वो एक खतरनाक गुंडा जो है जिसे सभी के दिमाग पर ये सब चल रहा था उनको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो डिसाइड करता है कि उसे किसी भी तरीके से जल्दी से इस चेयर से आजाद होना है। इसीलिए वो जोर से चेयर से उठता है और उसके बाद जो होता है ना वो देखने लायक होता है। यंगजो की पूरी पैंट चेयर पर चिपक जाती है। ये सब देखने के बाद यंगजो को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है और स्कूल के पहले दिन यंगजो के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है और बेचारे को पूरा दिन स्कूल में बिना पैंट के बैठना पड़ता है। पूरी क्लास चुप कर यंगजो को देख रही होती है और यंगजो को ये सब देख कर काफी एम्बैरेसमेंट भी फील होता है और गुस्सा भी आता है और इसी गुस्से में
जो उसने अपने हाथ में पेन पकड़ी होती है वो उसे तोड़ देता है। जब जिंजी ये देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जब योंगजो को पता चलेगा कि उसके चेयर पे ग्लू जिंजी ने गिराया था तो शायद उस पेन की जगह योंगजो जिंजी की ही गर्दन तोड़ दे। बट जैसे तैसे सारे पीरियड खत्म हो ही जाते हैं और बारी आती है घर जाने की। योंगजो जब जा रहा होता है तो पीछे से उसे गोंकी देख रहा होता है। उसे लगता है कि उसे योंगजो से बात करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि योंगजो तो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो उससे बात भी नहीं करना चाहता है, इसीलिए उसे अभी उससे दूरी रहना चाहिए। तभी वहाँ पर उसका दोस्त होसंग आ जाता है और होसंग उसे बोलता है कि क्या तुम योंगजो को जानते हो? जब से तुमने उसे देखा है तब से तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुम उसके बहुत ही क्लोज होंगे। गोंकी होसंग को योंगजो के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो उसके क्वेश्चन का बिना ही आंसर दिए हुए वहाँ पर से चला जाता है। और होसंग बोलता है कि आज गोंकी को पता नहीं क्या हो गया है, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा होगा। दूसरी तरफ जिंजी अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होती है और वो देखती है कि शॉप के डोर पर एक स्टिकर लगा हुआ है, तो वो उसे निकालती है बट वो काफी ऊपर लगा हुआ होता है इसलिए वो उसे निकाल नहीं पाती है। तभी उसके पीछे से गोंकी आता है और वो उसकी हेल्प कर देता है। तो फिर जिंजी गोंकी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ सामान चाहिए? तो गोंकी बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर काम करती हो। तो जिंजी कहती है कि अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं यहीं पर ही काम करती हूँ, तो बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए। तो गोंकी कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर जिंजी उससे बोलती है कि तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद जिंजी और गोंकी दोनों ही शॉप के ओनर के पास जाते हैं। तो जिंजी उनसे कहती है कि अब आप ये मत कहना कि ये भी यहाँ पर काम करेगा। तो शॉप की ओनर कहती है कि हाँ तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही है। तो जिंजी कहती है कि आपने इसको काम पर क्यों रखा। तो शॉप की ओनर कहती है कि इसमें बुराई क्या है, ये इतना हैंडसम है, लंबा है और इतना अच्छा तो है। तो जिंजी उनसे बोलती है कि आपको इसको लुक्स के बेस पर नहीं बल्कि इसके काबिलियत के बेस पर जॉब देनी चाहिए। तो शॉप की ओनर कहती है कि अच्छा इसका मतलब तुम अग्री करती हो ना कि ये हैंडसम है। और शॉप की ओनर की बात सुनकर गी शर्माने लग जाता है और उसे जिंजी के एक्सप्रेशन देखकर काफी हंसी भी आ रही होती है, लेकिन वो अपनी हंसी को बहुत ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद शॉप की ओनर जिंजी से कहती है कि एक हफ्ते बाद तो तुम इस शॉप से जाने वाली हो, तो तब तक ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इसे सारा काम सिखा दो। चलो अच्छी बात तो ये है कि तुम दोनों दोस्त हो, तो अब तो तुम दोनों काफी अच्छे तरीके से काम करोगे। तो जिंजी उनसे बोलती है कि मैं नेक्स्ट वीक इस जॉब को छोड़ रही हूँ, तब तक मुझे इसे झेलना पड़ेगा। तो वो शॉपकीपर कहती है कि कोई बात नहीं, एक हफ्ता ही तो है, झेल लो। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चली जाती हैं। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद जब गोंकी अपनी ड्रेस चेंज कर कर आता है तो जिंजी उसे घूर घूर कर देखने लग जाती है। तो गोंकी उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। फिर उसके बाद जिंजी उससे कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। पहले तो तुमने टाइकांडो छोड़ा, उसके बाद तुम एप्रेंटिस करना चाहते हो, और तो और तुम्हारा शायद योंगजो से भी कुछ पंगा हुआ है, तुम्हारे घर पर कुछ चल रहा है क्या, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। तो उसके बाद गोंकी उससे बोलता है कि यहाँ पर हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पर हम दोनों काम करने के लिए आए हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों बस काम ही करें। आई होप कि तुम मेरी प्रॉब्लम को समझोगी। तो उसके बाद जिंजी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो मैं तुम्हें काम सिखाती हूँ। उसके बाद वो गोंकी को सारा काम बताती है। गोंकी के लिए ये सब सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वो काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहा था कुछ नई चीज को सीखने के लिए। गोंकी को सारा काम बताने के बाद जिंजी अपनी जॉब खत्म करके जब अपने घर जा रही होती है तभी वो देखती है कि रास्ते में उसकी मॉम खड़ी हो रखी है और उनके साथ में कुछ और बच्चे भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिंजी की उसकी मॉम के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती थी और उनके साथ उसका काफी झगड़ा भी होता था, इसीलिए वो सभी के सामने ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो अपनी मॉम को जानती ही ना हो और वो उसके लिए बस कस्टमर हो। जब गोंकी जिंजी को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि जिंजी किसी बात से अपसेट है। उसके बाद जिंजी अपनी मॉम को देखती है और वहाँ पर से चली जाती है। और उसके बाद जैसे ही जिंजी अपने घर पहुंचती है तभी भी उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम अपने कारपेंटर बनने का सपना छोड़ क्यों नहीं देती हो। एक्चुअली में जिंजी की मॉम नहीं चाहती थी कि वो एक कारपेंटर बने। उसकी मॉम कई बार जिंजी को समझाती भी है कि वो ये सब छोड़ दे, बट जिंजी किसी की भी नहीं सुनती है क्योंकि उसका बचपन का सपना ही कारपेंटर बनना था और इन सब चीजों की वजह से उसका हमेशा अपनी मॉम से झगड़ा होता रहता था। जिंजी जब भी सुनती थी कि उसकी मॉम उससे उसका ड्रीम फॉलो करने के लिए मना कर रही है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था और सेम आज यही उसकी मॉम दोबारा कर रही थी। तो उसको अपनी मॉम की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ पर से चली जाती है। जिंजी का मूड बहुत ही खराब हुआ होता है, इसलिए वो सोचती है कि वो गेम खेलेगी और उसके बाद जब वो गेम खेलती है तो उससे मशीन से टैडी नहीं निकाला जाता है।
पहले वो इतनी परेशान थी, उसके बाद जब उसके साथ ये सब होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसके बाद वो मशीन को किक करती है, तभी वहाँ पर यंगजो आ जाता है और जब वो जिंजी को रोते हुए देखता है तो वो उससे कहता है कि इस तरीके से अपना गुस्सा मशीन पर निकालना ये अच्छी बात नहीं होती। उसके बाद वो जिंजी को बैठाता है और मशीन से उसके लिए एक टेडी निकालता है और उसके बाद वो उस टेडी को जिंजी को दे देता है। उसके बाद उससे बोलता है कि अब तो मशीन पर किक मत करना, ठीक है। तो जिंजी यंगजो से अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और उसके बाद यंगजो वहाँ पर से चला जाता है। नेक्स्ट डे उनके सर का टीचिंग का फर्स्ट डे होता है और वो बड़े ही कंफ्यूज लगते हैं। वो सभी बच्चों को वही चीजें सिखाने के लिए बोलते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी सीख चुकी थी। जब सभी बच्चे उसे बताते हैं कि जो चीजें वो उन्हें पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं वो उन्होंने ऑलरेडी सीख चुकी है, तो उनके टीचर को बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होता है और उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उनकी नजर पड़ती है यंगजो पर और यंगजो उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है, इसीलिए वो उसके सामने जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हो गया, तुम मुझे इस तरीके से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। और जब वो यंगजो से इतने स्ट्रिक्टली बात करते हैं तो पूरी क्लास को लगता है कि अब तो यंगजो सर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो यंगजो उनसे बोलता है कि सर आपने अब तक मुझे मेरा लाइटर नहीं दिया है। तो उसके सर बहुत ही नर्वस होकर कहते हैं कि कौन सा लाइटर, तुम अपनी क्लास में थोड़े मैनर्स में रहो। तो यंगजो उनसे कहता है कि सर मुझे मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि मेरा ऊपर का जो माला है ना ये पूरा खाली है। तो उसकी ये सब बातें सुनकर पूरी क्लास और उसके सर हंसने लग जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जिंजी और उसकी दोस्तें साथ में बैठी रहती है तो उसकी दोस्तें उनसे कहती है कि हमें ऐसा लगता है कि गोंकी और तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो जिंजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों गलत सोच रहे हो। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अच्छा बट पूरी स्कूल में रूमर्स फैल रखी है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि तुम दोनों लवर्स हो या एनिमीज। मैंने सुना है कि तुम दोनों के बीच में पंगा भी हुआ है, बट कभी कभी गोंकी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें डेफिनेटली पता है क्योंकि उसने आई थिंक ताइक्वांडो तुम्हारे लिए छोड़ा है और ऊपर से वो उसी जगह पर काम करने आ गया जिस जगह पर तुम काम करती हो। तो जिंजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे तमीज से बात भी नहीं करता तो वो मुझे पसंद क्या करेगा। और वैसे भी बचपन में मैं गोंकी को बहुत ही ज़्यादा बुली किया करती थी। तुम्हें पता है मैं उसे बचपन में शॉर्टी कहकर चिढ़ाया करती थी क्योंकि उसकी हाइट मुझसे छोटी थी। और यही नहीं, तुम्हें पता है एक बार तो मैंने बचपन में उसे मारा भी था। तभी जिंजी की दोस्त बोलती है कि इस बात का ध्यान रखना कि अब गोंकी छोटा बच्चा नहीं रहा है, अब वो बड़ा हो गया, तो क्या पता उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग डेवलप होने लग गई हो। जिंजी उन सभी के सामने तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट अंदर ही अंदर उसे भी ऐसा लगता है कि क्या पता अब सच में गोंकी उसे पसंद करने लग गया हो। उसके बाद जब वो रेस्टोरेंट में शाम को काम करने के लिए जाती है तो वो बस यही सोचती रहती है जो उसके दोस्तों ने उससे कहा था। थोड़ी ही देर में उसकी नज़र गोंकी पर पड़ती है जो कि गलत तरीके से बर्गर को रैप कर रहा होता है। जब जिंजी ये देखती है तो वो गोंकी के सामने जाती है और उसे बताती है कि किस तरीके से बर्गर को रैप करे। जिंजी को इतने प्रोफेशनली बर्गर रैप करते हुए देखकर गोंकी जिंजी से कहता है कि वाओ तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से बर्गर रैप करना आता है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो जिंजी अपनी तारीफ करते हुए बोलती है कि कुछ टैलेंट हम पे नेचुरली होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी।